एक दिन जब अशोक और कोमल अपने कमरे में सो रहे होते हैं, तभी उनकी घर की लाइटें अचानक से बंद हो जाती हैं और कुछ समय बाद उनके बेड के नीचे से अजीब सी रोने की आवाज सुनाई देती है। रोने की आवाज धीरे धीरे बढ़ने पर जब वे दोनों बेड के नीचे झांक के देखते हैं तो वे दोनों वहीं बेहोश हो जाते हैं। आखिर क्या था बेड के नीचे, जिसे देखकर कोमल और अशोक बेहोश हो जाते हैं? आखिर ऐसा क्या होता है उनके साथ जिससे वे दोनों वहीं बेहोश हो जाते हैं? जानने के लिए कहानी को लास्ट तक जरूर सुने। दरअसल एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था जो कि एक मिडिल क्लास परिवार में आते थे। उनका 3 परिवार था, पति पत्नी और उनकी एक छोटी बेटी। तीनों बहुत ही खुशी से अपना जीवन शांतिपूर्व बिता रहे थे। बच्ची के पिता अशोक एक सरकारी कर्मचारी थे जो कि गांव में ही सरकारी नौकरी किया करते थे और उनकी पत्नी कोमल एक हाउसवाइफ थी जो कि घर का सारा काम काज संभालती थी। लेकिन कुछ दिनों बाद उनके पति अशोक का किसी दूसरे जगह ससीपुर गांव में ट्रांसफर हो जाता है, जिससे उन्हें वो गांव छोड़ना पड़ता है। लेकिन गांव छोड़ने से पहले उन्हें रहने के लिए उस जगह एक दूसरा घर ढूंढना पड़ता है जिसमें वह रह सकें और अपना जीवन शांतिपूर्वक बिता सकें। रहने के लिए वह घर बहुत ढूंढते हैं लेकिन उन्हें उस जगह घर कहीं भी नहीं मिलता। तभी लास्ट में बहुत ढूंढने पर उन्हें गांव से बाहर एक बहुत ही पुराना घर मिलता है। लेकिन उस घर का मकान मालिक उस घर को किराए पे देना नहीं चाहता था, क्योंकि जो भी उस घर में रहने के लिए आता वह उस घर में 1 सप्ताह से अधिक टिक ही नहीं पाता। इसलिए उस घर का मकान मालिक यह ठान लेता है कि अब इसे किराए पे ना देकर सीधा इसे बेच दूंगा। लेकिन उस मकान मालिक को कोई भी ग्राहक नहीं मिलता जो कि उस घर को खरीद सके। तभी अशोक उस मकान मालिक से घर किराए पर लेने की बात करता है, लेकिन मकान मालिक साफ मना कर देता है। वह बोलता है कि मैं इसे किराए पर नहीं बल्कि सीधा इसे बेचना चाहता हूं। अगर आपको खरीदना होगा तो खरीदिए, वरना आप जा सकते हैं। तभी अशोक उस घर को खरीद लेता है, क्योंकि उसे खरीदना अशोक की मजबूरी थी, क्योंकि उसे रहने के लिए और कोई भी घर नहीं मिल रहा था, जिससे उसको रहने के लिए उस घर को खरीदना पड़ता। और वह बिना कुछ सोचे समझे उस घर को खरीद लेता है। जब वह घर को खोलता है तो उसे सारा सामान बिखरा पड़ा मिलता है। उन्हें घर में कुछ अजीब सी चीजें भी दिखाई देती हैं, लेकिन वे लोग उस चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं और साफ सफाई करने लगते हैं। तभी साफ सफाई के दौरान उनकी छोटी बेटी को बेड के नीचे एक बहुत ही अजीब सी गुड़िया दिखाई देती है। उसकी बेटी उस गुड़िया को बाहर निकालती है और देखती है तो उस गुड़िया के चारों तरफ सिंदूर लगा होता है और बहुत सारे काले धागे से लिपटा रहता है। उसकी बच्ची अभी बहुत ही छोटी थी तो उसे यह सब समझ नहीं आया और वह उन सभी धागों को बिना किसी से पूछे खोल देती है और उस गुड़िया को खेलने के लिए अपने कमरे में रख देती है, जिससे उस गुड़िया में कैद आत्मा आजाद हो जाती है और उसी घर में निवास कर लेती है। तभी उनके घर में कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगती है। कभी कभी उनके घर के बर्तन अपने आप खड़कने लगते हैं तो कभी कभी बंद पंखे भी अपने आप ही चलने लगते हैं। ये सब देखकर वे लोग उस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कुछ चीज को नजरअंदाज करने से आगे चलकर कई परेशानियों और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और यही घटना उनके साथ होता है। उनके घर में धीरे धीरे बहुत सी चीजें होने लगती हैं, जिसे देखकर वे सभी धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा डरने लगते हैं। उनको कुछ दिन बाद घर भारी भारी लगने लगता है। उनको ऐसा लगता कि घर में उनके अलावा भी कोई और है जो कि उन्हें नजर नहीं आ रहा है। एक दिन रात को घर की लाइटें अचानक अपने आप बंद होने लगती हैं। उन्हें यह सब बिजली की प्रॉब्लम लगती है, लेकिन यह सब उसी भूतिया गुड़िया की काम होती है। कुछ समय बाद उनके घर के बाहर कई कुत्तों के रोने और चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिसे वे सब सुन के बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। एक तो कुत्तों की रोने की आवाज और ऊपर से लाइट गोल, सभी का डर से हालत खराब होते जा रहा है। तभी उनके घर के किचन में बर्तनों के खनकने की आवाज सुनाई देती है। धीरे धीरे वह आवाज और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। डरते डरते बच्ची की मां कोमल एक छोटा सा टार्च लेके किचन की ओर देखने को जाती है, लेकिन जब किचन में जाती है तो आवाज अचानक बंद हो जाता है और जब किचन के आसपास देखती है तो वहां कोई भी नहीं होता। ये देख कोमल और भी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि वहां इतनी तेज हवा भी नहीं चल रहा होता कि बर्तन अपने आप हिलने लगे। तभी उसे अचानक कुत्तों के रोने की आवाज सुनाई देती है और जब उसकी नजर खिड़की की ओर जाती है तो खिड़की में जो देखती है उसे देखकर उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। खिड़की में उसे एक परछाई चलते हुए दिखाई देती है। ये देख कोमल के हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं और डर से कांपने लगती है और चिल्लाते हुए अपने कमरे की ओर भागती है। कमरे में पहुंचने के बाद उसका पति अशोक डर से बिस्तर से उठ जाता है और डरते हुए अशोक अपनी पत्नी कोमल से पूछता है, अरे कोमल, क्या हुआ? आखिर तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? और तुम इतना चिल्लाते हुए कहां से आ रही हो? कहां गई थी? तभी कोमल घबराए हुए चेहरे से अपने पति की ओर देखती है और बताती हैं कि जब हम सो रहे थे तभी अचानक लाइट गोल हो गई, जिससे गर्मी में मेरी नींद खुल गई और कुछ टाइम बाद कुत्तों के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। तभी कुछ टाइम बाद हमारे किचन के बर्तन बजने लगे
जब धीरे धीरे आवाज बढ़ने लगी तो मैं वहां टार्च पकड़ के देखने गई, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। लेकिन जब मेरी नजर किचन के खिड़की पर गई तो वहां एक परछाई को चलते हुए देखी, जिससे मेरी डर से हालत खराब हो गई और मैं डर से चिल्लाते हुए यहां आ गई। मेरे को लगता है कि वह कोई और नहीं बल्कि एक भूत ही था। तभी उसका पति अशोक उसका बात सुन के हंसने लगता है और बोलता है कि क्या कोमल, तुम भी अच्छा मजाक करती हो। भला कुत्ते आधी रात को भौंकेंगे तो इसका मतलब थोड़ी ना कि वे लोग किसी भूत प्रेत को ही देखे होंगे। किसी इंसान को भी तो देख के भौंक सकते हैं। और तुम जिस परछाई को देखी होगी, क्या पता वो उसी इंसान की परछाई हो। तभी उसकी पत्नी बोलती है, नहीं जी, वो इंसान नहीं बल्कि एक भूत ही था। अशोक बोलता है, क्या कोमल, तुम भी आधी रात को भूत प्रेत की कहानी बता के परेशान कर रही हो? ये सब तुम्हारा वहम है। थोड़ा शांत हो जाओ और सो जाओ, अभी बहुत रात है। तभी कोमल कुछ टाइम बाद शांत होकर सो जाती है। और उसी रात कुछ टाइम बाद उनके बेड के नीचे से अजीब सी रोने की आवाज आती है, जिससे उसकी पत्नी कोमल सुन के डर जाती है और तुरंत धीरे से अपने पति को उठाती है। उसका पति भी रोने की आवाज सुनकर उठ जाता है और वो भी डर जाता है कि आखिर कौन हमारे बेड के नीचे रो रहा है। तभी धीरे धीरे रोने की आवाज बढ़ने लगती है। इस बार कोमल के पति अशोक को भी यह यकीन हो जाता है कि हमारे घर में कुछ तो है जिससे वह वंचित है। तभी अशोक अपनी पत्नी को बोलता है कि बेड के नीचे झांक के देखते हैं कि आखिर कौन है जो रो रहा है। लेकिन अशोक अकेले देखने से डर रहा होता है, इसलिए अशोक अपने पत्नी को भी साथ में ही देखने को बोलता है। जब वे दोनों साथ में झुककर बेड के नीचे देखते हैं तो वो दोनों बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि वे दोनों बेड के नीचे अपनी ही बेटी को भूत के रूप में देखते हैं। उनकी बेटी उस रूप में इतनी खौफनाक दिख रही होती है कि वे दोनों वहीं देख के बेहोश हो जाते हैं। जब उन दोनों को सुबह होश आता है तो वे भागकर अपनी बेटी के पास जाते हैं, लेकिन उनकी बेटी सही सलामत सो रही होती है। ये देख के वे दोनों दंग रह जाते हैं, क्योंकि वह अकेले नहीं बल्कि उसके साथ वह गुड़िया भी सो रही होती है। तभी अशोक बोलता है कि ये गुड़िया कहां से आया? उसकी पत्नी बोलती है, मुझे नहीं पता। क्या ये गुड़िया आपने नहीं दिया? अशोक बोलता है, नहीं, मैंने ये गुड़िया नहीं दिया। कोमल बोलती है, तो फिर ये गुड़िया आखिर आया कहां से? अशोक बोलता है, पता नहीं कहां से आया ये गुड़िया। तभी अशोक और उसकी पत्नी पास के हनुमान मंदिर के पुजारी के पास जाते हैं और उनके सामने दोनों हाथ जोड़ लेते हैं और उनसे मदद मांगने लगते हैं। तभी मंदिर के पुजारी बोलते हैं, क्या हुआ, आप लोग इतने चिंतित क्यों हैं? तभी अशोक और उसकी पत्नी उन्हें सारी बात बताते हैं। पुजारी जी बोलते हैं, आप चिंता मत कीजिए, हनुमान जी सब ठीक कर देंगे। आप अभी आराम से घर जाइए, मैं शाम को आपके घर आता हूं और देखता हूं कि आखिर बात क्या है। तभी अशोक और उसकी पत्नी वापस घर आ जाते हैं और शाम होने तक का इंतजार करते हैं। तभी कुछ समय बाद शाम हो जाता है और पुजारी जी उनके घर आते हैं। घर आकर पुजारी जी शांति से बात करते हैं और बताते हैं कि आपके घर में एक बुरी साया का वास है, जो कि बहुत समय पहले से एक पुतले में कैद थी, लेकिन वह अब आजाद हो चुकी है और वह पुतला इसी घर में है। उसे दोबारा उसी पुतला में कैद करना होगा और कहीं दूर स्थापित करना होगा, तभी वह इस घर से जा सकती है। तभी अशोक बोलता है, हाँ पुजारी जी, हमारे घर में एक ऐसी गुड़िया है जो कि हमें नहीं पता कि वह कहां से आया, लेकिन वह अभी हमारी छोटी बच्ची के साथ कमरे में है, जो कि सुबह उसी के साथ सो रही थी। शायद ये वही पुतला है जिससे वह आत्मा आजाद हुई है। तभी पुजारी जी बोलते हैं, हाँ, शायद ये वही हो सकता है जो तुम्हारी बच्ची के पास है। मुझे तुम्हारी बच्ची का कमरा दिखाओ। तभी अशोक और उसकी पत्नी कोमल उस कमरे में ले चलते हैं और पुजारी जी अपनी तंत्र मंत्र से उस आत्मा को उसी पुतला में वापस कैद कर देते हैं और दूर जंगल में कहीं स्थापित कर देते हैं, जिससे वह आत्मा दोबारा उस घर में कभी नहीं आ पाती। अशोक और कोमल पुजारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और पुजारी जी आशीर्वाद देते हुए वापस अपने घर को चले जाते हैं। तभी अशोक और उसका परिवार फिर से पहले जैसे खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगते हैं। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दें और अगर ऐसे ही और कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।